यहीं से हम जो लोग कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने एंड किया था। Lisa, you are the only one who is not able to hear anything because I wasn't speaking at that time. Okay, proceed with the lecture. आप लोग को स्क्रीन नज़र आ रही है? यस मैम। ओके, वेरिफिकेशन जो है हम एक दफ़ा फिर कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपर चले जाते हैं जहाँ हमने पॉइंट्स लिखे हुए थे। सिग्नेचर्स, प्रेयर पे आ गए। सिग्नेचर मैंने आपको बता दी, वेरिफिकेशन और सर्टिफिकेट। एक बात है कि जो वेरिफिकेशन होगी, वेरिफिकेशन यहाँ पे भी सिग्नेचर होंगे। सिग्नेचर नहीं होंगे तो ये वही बातें हैं जो ऑर्डर 7 रूल 11 में लिखी गई हैं। कोर्ट इसकी बेसिस पे रिजेक्ट कर सकती है या आपको कह सकती है कि आप इसको ठीक करें, फिर भी आपको याद नहीं रहता, यू आर फेल टू डू सो, तो आपकी प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी। तो सिग्नेचर कहाँ करने हैं, कहाँ नहीं करने, क्या लिखना है, वो सारा आपको पता होना चाहिए। वेरिफिकेशन बहुत सिंपल है और ये जनरली इसी तरह लिखी जाती है हर सिविल सूट में। It is verified on oath at इस्लामाबाद, at फैसलाबाद, at रावलपिंडी, जो जगह होगी जिस जहाँ की कोर्ट में आप दावा दायर कर रहे हैं। ऑन दिस डे ऑफ, जो भी डेट होगी 18 अप्रैल, फॉर एग्जांपल 10 फरवरी जो मेरी बर्थडे है, तो आप वो डेट लिख सकते हैं 2021, जो इस ईयर जिस ईयर में आप केस कर रहे हैं वो लिखना है। दैट, अब इसको ना आगे मैंने जैसे याद रखा हुआ है, दो चीज़ों में डिवाइड कर लिया है। जो आखिरी 4 पैराग्राफ हैं जो ऑर्डर 7 रूल 11 की जुरिस्डिक्शन के अंडर आते हैं, वो उनसे पहले वाले जितने पैराज है आर ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव। मतलब वो कह रहे हैं कि मैंने आपको सही स्टोरी बताई है प्लेंटिफ अपनी तरफ से, जो मैंने फेस किया, जो मेरा मेन मसला है। एंड रेस्ट ऑफ द पैरा, आखिरी 4 पैरा वो पैराग्राफ होते हैं जो वकील लिखता है, जो टेक्निकल बातें होती हैं, कॉज ऑफ एक्शन की, जुरिस्डिक्शन की, कोर्ट फीस की, जिसकी वकील पैसे लेता है उसको गाइड करने का, तो वो उसके लिए कह रहा है रेस्ट ऑफ पैरा। 15 के बाद मतलब 16, 17, 18 जो पैराग्राफ हैं, रेस्ट ऑफ द पैराज बिलीव टू बी ट्रू एंड करेक्ट एज पर इंफॉर्मेशन रिसीव्ड। ठीक है। फिर प्लेंटिफ, प्लेंटिफ का नाम पूरा लिखते तो अच्छी बात है, या सिंपल जनरली प्लेंटिफ लिखा जाता है। प्लेंटिफ लिख के ऊपर सिग्नेचर करा लिए, क्योंकि सबको पता है जो सबसे पहले टाइटल के बाद प्लेंटिफ लिखा हुआ था ना, वही प्लेंटिफ होगा। यहाँ पे दोबारा बेशक आप ना लिखें, ठीक है। ये रिटन असाइनमेंट्स में लिखने का मकसद ये होता है, ये हैंड रिटन होती है ताकि आप हर चीज़ स्पेसिफिक लिखें। टीचर आपको ड्राफ्टिंग का पहली दफ़ा पढ़ा रहा होता है, वो कहते हैं शायद बच्चे सुन ही नहीं रहे थे, आज मैं इनका टेस्ट लेता हूँ ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप लिखेंगे तो वो इससे आपको ज़्यादा मार्क्स देंगे। लेकिन प्रैक्टिकली अब जो जज है जो रोज़ के 500 केस कर रहा है, उसको तो पता ही है ना, प्लेंटिफ जो ऊपर लिखा होता है वही प्लेंटिफ है, नीचे यहाँ पे दोबारा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। फिर सर्टिफिकेट है, it is hereby certified that this is the first suit on this subject matter। सर्टिफिकेट में आप ये कहते हैं, बताते हैं कि ये मेरा पहला केस है इस सब्जेक्ट मैटर पे। अगर ना होता तो उसमें आप लिखते कि ये मेरा दूसरा केस है, और साथ आप लिख रहे हैं कि नो अदर सूट या अपील या एप्लीकेशन या रिविजन सेम सब्जेक्ट मैटर पे जो मैं इस कोर्ट में लाया हूँ पेंडिंग नहीं है बिफोर एनी अदर कोर्ट और फॉरम। यहाँ पे हम ये भी लिखते हैं जनरली, ये बहुत सिंपल सर्टिफिकेट है, इसमें जनरली लिखा जाता है कि कोई भी अपील एप्लीकेशन रिवीजन इस सब्जेक्ट मैटर पे पेंडिंग नहीं है बिफोर एनी अदर कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। मतलब किसी और कोर्ट के सामने सेम जो है वो केस नहीं है, क्योंकि अगर सेम सूट जो है सेम नेचर की सूट से दो कोर्ट्स में हो तो वहाँ पे सेक्शन 12(2) जो है वो सीपीसी का लग जाता है, रेस्ट जुडिकाटा, जो लॉ से बार करता है कि आप सेम सब्जेक्ट मैटर की सूट जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में, फॉर एग्जांपल लोअर कोर्स या डिफरेंट है लेकिन सब्जेक्ट मैटर सेम है, तो आप दो जगह केस नहीं चला सकते, इट इज़ बार्ड बाय लॉ। फिर यहाँ पे नीचे जो है वो सिग्नेचर होंगे। ये आपका जनरल प्लेंट की जो हायरार्की हो गई है, जो मैंने आपको इसके साथ साथ समझा दी। इतने आप याद कर लें, बाकी आप खुद लिखें तो आप जो है वो सीख जाएंगे। फिर भी मैं आपको एक और सैम्पल जो मैंने निकाला हुआ था वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखाती हूँ जो कि कोर्ट का था। यहाँ पे आप देखें ये कोर्ट में जो असली केस चल रहा है, इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज जुडिशियल, ये रावलपिंडी का, जैसे इस्लामाबाद में ईस्ट वेस्ट है ना, वहाँ पे उन्होंने जुडिशियल लिखा हुआ है, जो जुडिशियल कम्प्लेक्स में होगा, ये उनकी अपनी होती है, जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे आपको समझ आ जाएगी।
मलिक फ़खरुद्दीन सन ऑफ फलाना, यहाँ पे मैंने S/O डाला था, सन ऑफ भी लिखा जा सकता है। तो आपने फिर स्पेलिंग अगर सन के छोटे हैं, इसके भी ओ ऑफ के, तो हमेशा फर्स्ट ओ जो है वो छोटा होगा। अक्सर देखती हूँ मैं कि कैपिटल लिखा हुआ होता है वकीलों ने, ऑल्दो छोटी-सी मिस्टेक है, लेकिन छोटी-छोटी चीज़ें ना मिला के बहुत जो है वो मतलब अच्छी लुक नहीं देते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने रेज़िडेंट कार कैपिटल किया है, तो मेरे ख़्याल से तो एस का, सन का भी एस कैपिटल करना चाहिए था, और फ़खरुद्दीन के बाद कॉमा भी लगाना चाहिए था। छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये मैटर करती हैं। अगर मैं होती तो मैं इसको ज़रूर नोट करती अपने लिखते हुए, ठीक है? लेकिन क्योंकि इसी तरह आपकी जो ना राइटिंग में जो लीगल ड्राफ्टिंग है उसमें ना मतलब एक स्मूथनेस आती है। अगर आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ें तो वहाँ पे भी हर कॉमा, हर लफ्ज़, हर प्रीपोज़िशन का मतलब होता है। तो लॉ में आप ड्राफ्टिंग करते हुए थोड़ा-सा केयरफुल रहें तो बहुत अच्छा होगा आपके लोगों के लिए, ठीक है? यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, उन्होंने रेज़िडेंट ऑफ एड्रेस आ गया। यहाँ पे इन्होंने जो है प्लेंटिफ लिख दिया, एक प्लेंटिफ था वर्सेस, ये फिर 1, 2, 3, 4, 5 थे। ये जनरल जो असली प्रैक्टिस में ना जो एक प्लेंट है वो मैंने उठाई हुई है, उसकी पिक्चर्स बना के सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़कत आप लोगों के लिए यहाँ पे मैंने ऐड किया ताकि आपको पता हो। ये 5 जो है डिफेंडेंट थे, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा प्रैक्टिकली डिफेंडेंट्स। फिर सिंपल केस का टाइटल आ गया, सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड परपेचुअल इंजंक्शन। फिर यहाँ पे आ गया रिस्पेक्टफुली श्वेत। उसके बाद मैंने आपको कहा था शुरू होगा हर पैराग्राफ दैट से शुरू होगा, दैट द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट आर रियल ब्रदर्स, उन्होंने स्टोरी शुरू से ही की है। फिर अगला भी ये देखें, दैट ऑन डेथ ऑफ मलिक फजलुद्दीन, जो भी आगे बात है पूरी, दैट आफ्टर द डेथ ऑफ फलाना, मतलब हर जो पैराग्राफ है वो दैट से शुरू हो रहा है। फिर इसके हम आखिरी पैराग्राफ पे, यहाँ पे क्योंकि ये ज़मीन का केस था तो ये इस तरह के उन्होंने ना टेबल बना दिया, ब्लॉक ये है, ये प्लॉट है, ये टोटल लैंड है इस खसरे में। तो ये इस तरह की ना अगर आप चीज़ समझाने के लिए जो है बना सकते हैं लैंड के उसमें। और फैमिली का होगा तो आप ग्राउंड्स लिख देंगे इसी के ABC करके सिंपल थ्योरी में, उसमें आप ये तो नहीं कहेंगे लड़ाई हुई तो इतना नुकसान हुआ 80%, इधर एक थप्पड़ मारा 90% नुकसान हुआ, उसकी आप परसेंटेज तो नहीं निकाल सकते ना, तो आप जनरली ABCDEF करके ग्राउंड्स जो हैं वो लिख देंगे। इसका जो है अगर हम लास्ट पैराग्राफ देख लें कॉज ऑफ एक्शन की, ये देखें 16, 17 और 18, जो कि उन्होंने बहुत ही प्रेयर इन्होंने साथ ही लिख दी है, प्रेयर की हेडिंग नहीं दी, हालांकि देनी चाहिए थी। That the cause of action accrued to the plaintiff firstly when defendant issued impugned order and therefore when the defendant number 1, 2, 3 made telephonically threat, मतलब शुरू से बता रहे हैं कि इम्प्यून ऑर्डर हुआ, टेलीफोनिकली थ्रेट हुई, ये हुई, वो बात हुई। तो पूरी स्टोरी शॉर्ट फॉर्म में इन्होंने बता दी 16 पॉइंट में। 17 में जो है वो क्या कहेंगे, रावलपिंडी में रहते हैं तो ये जो रावलपिंडी की कोर्ट है उसकी जुरिस्डिक्शन है टू एंटरटेन द मैटर। फिर सूट वैल्यूएशन का है कि सूट वैल्यू ऑफ सूट फॉर पर्पस ऑफ कोर्ट फी एंड जुरिस्डिक्शन इज फिक्स्ड। दो दो क्लॉजेज जो सेक्शन ऑर्डर 7 रूल 11 के उन्होंने मिक्स करके लिख दिए कि सूट भी वैल्यू भी ठीक है और कोर्ट फीस भी जो है इस पर लगी हुई है जो कि 20,000 थी। यहाँ पे ना इन्होंने प्रेयर की हेडिंग देनी थी जो कि नहीं दी, लेकिन जनरली लिख दिया इट इज़ देयर फॉर रिस्पेक्टफुली प्रेड, हम्बली प्रेड भी लिखा जाता है, दैट अ डिक्री फॉर डिक्लेरेशन टू द इफेक्ट दैट द सूट प्रॉपर्टी उनकी फेवर में दी जाए। तो इससे पहले आपने प्रेयर की जो है वो हेडिंग देनी है। उसके बाद एक लाइन जो मैंने आपको बताई है एनी अदर रिलीफ जो है वो लिखा जाता है, इन्होंने बिल्कुल साइड पे लिखा है। इनके प्रिंट में गलती आग हो गई होगी तो इन्होंने कहा कि नया क्या प्रिंट निकालें, पेज ज़ाया हो जाएगा, लेकिन प्रिंट निकालने से पहले ही आप लोग फॉर्मेटिंग देखा करें ताकि वो एक साइड पे रहे। अपनी तरफ से उन्होंने ये भी किया है कि हम प्रेयर की हेडिंग नहीं दी तो उसको एक जो है वो उन्होंने एक स्टेप आगे कर दिया है, इंडेंटिंग या जो फॉर्मेटिंग की टिप्स यूज़ किए हैं, लेकिन आप प्रेयर की अलहदा हेडिंग दे देते तो एक सीक्वेंस में अच्छा लगता लिखा हुआ भी। एनी अदर रिलीफ वाला पैराग्राफ होता है ये प्लेंटिफ। मैंने आपको बताया ना प्लेंटिफ के नीचे जनरल प्रैक्टिस में उसका दोबारा नाम या एड्रेस नहीं लिखा जाता, मैंने हैंड रिटन वाले सैंपल में लिखा हुआ था क्योंकि वह बीइंग स्टूडेंट जो मैंने असाइनमेंट की थी और जो मैंने इतना सीखने के बाद भी गलतियाँ की थी अब आप लोगों ने नहीं करनी है। प्लेंटिफ ऊपर प्लेंटिफ के साइन, और कभी भी प्लेंटिफ के साइन आप खुद ना करें या उस पे अंगूठा ना लगाएं कि अगर नहीं आ रहा चलो खुद ही, मुझे तो इसके आते हैं ना या इसको तो लिखना ही नहीं आता, कभी भी नहीं करने बीइंग अ प्रोफेशनल। क्योंकि कभी कभी इस बात पे भी चैलेंज हो जाता है कि नादरा से वेरिफिकेशन कराएं इनके अंगूठे की या इनके सिग्नेचर की। तो अगर आपका 4, 5, 6 सालों से केस चल रहा है और दूसरी पार्टी को ये पता चल गया इन्होंने तो साइन ही खुद से कर दिए थे, उस वक्त इनका क्लाइंट आया ही नहीं था,
वो ये प्ली भी ले सकते हैं कि जी नादरा से चेक कराएँ। अगर आपको रिलीफ़ बनता भी हुआ और लेकिन यहाँ पे आपने इतना एक बड़ा जो है लुच इसमें ऐड कर दी थी, मसला ऐड कर दिया था, खुद से साइन कर दिए जो कि एथिकली मतलब ठीक नहीं है, वो इल्लीगल है। तो कोर्ट शायद वहीं पे प्रोसीडिंग ही रोक दे, केस ही ख़त्म कर दे। तो आपने अपने क्लाइंट को भी नुकसान नहीं देना, उसको फ़ायदा देना है। कभी भी जो क्लाइंट के साइन है वो खुद नहीं किए जाते। उनका वेट करें या फिर उनसे पेपर पे इस मतलब जनरल आइडिया हो कि यहाँ तक प्रिंट आती है, यहाँ पे सिग्नेचर आप करा लें, ऊपर बेशक प्रिंट ले लें अगर उसको बहुत ही जल्दी और आपने केस तैयार नहीं किया हो, लेकिन खुद साइन नहीं करनी। थ्रू ये जो गुलाम असगर खोखर थे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट या जो जो भी होगा, फॉर एग्जांपल हुबाब अली एडवोकेट हाई कोर्ट, ये लिखा जाएगा, या फिर अब्दुल समद एडवोकेट हाई कोर्ट। फिर और कौन है, एक किसी कोई और पार्टिसिपेंट देख लेते हैं, अयाज अहमद एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, ये लिख सकते हैं आप, ठीक है। जो भी आप लोगों ने लिखनी है ना प्लेंट, उसमें आप लोगों ने ये लिखना है। फिर वेरिफिकेशन है, ये देख लें, वेरीफाइड ऑन ओथ एट रावलपिंडी ऑन दिस डैश डे, और उन्होंने डेट यहाँ पे जनरली छोड़ा जाता है, पेन से लिख दिया जाता है ताकि ना अगर एक आध दिन डिले हो गया केस फाइलिंग को तो डेट की वजह से वो दोबारा आपको पेज प्रिंट ना करना पड़े, ठीक है। And 1 to 15 of paras are true and correct to the best of my knowledge or and belief, or remaining paras are true to be uh, are believed to be true as per information received। तो ये तो आपको वैसे ही याद हो जाएगी। फिर प्लेंटिफ और नीचे उस प्लेंटिफ के अपने साइन। उसके बाद जो है ये इन्होंने एफिडेविट ऐड किया है। जनरली ये ऐड अगर इसकी मतलब ऑन ओथ वो स्टेटमेंट देना है सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड परपेचुअल इंजंक्शन का। बात तकरीबन उन्होंने यही लिखी हुई है जो उन्होंने वेरिफिकेशन में लिखी है, लेकिन ऑन ओथ एक तरह से स्टेटमेंट दे दी है। एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 99 रूल 1 ऑर्डर 39 है, ये जो टाइटल है ना डिक्लेरेशन और परपेचुअल इंजंक्शन का, इसके अंदर ये इंजंक्शंस पे बेस करता है ऑर्डर 39 ना, तो इस वजह से उन्होंने ये लिखा ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2। उसमें अगर आप खोल के भी देखेंगे सीपीसी का तो उसमें पता होगा, रेड विद सेक्शन 151 151 इनहेरेंट पावर्स हैं कोर्ट की, मतलब इनहेरेंट पावर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन, वो बात जिसमें कोर्ट अपनी डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल कर सके। कोई भी ऐसा मसला जिस पे क्लियर नहीं है, लॉ क्लियर नहीं है, या कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस ही नए हैं, तो अंडर सेक्शन 151 और सीपीसी सिविल केस में और 561 जो है क्रिमिनल केस में जो है कोर्ट की इनहेरेंट पावर होती है कि जिससे वो डिसीजन ले सके। और फिर एफिडेविट जो है वो जनरली इसी तरह लिखा जाता है, आई सादिया तनवीर सन ऑफ दिस रेजिडेंट ऑफ दिस डू हेयर बाय solemnly affirm एंड डिक्लेयर दैट। ये लाइन एफिडेविट की बड़ी मतलब कॉमन होती है जो एफिडेविट को मतलब डिफरेंशिएट करती है कि हाँ एफिडेविट में ये लिखा जाता है on oath कि do hereby solemnly affirm and declare that contents of above title application are true and correct to the best of my knowledge and belief। डेपोनेंट प्लेंटिफ ही है, ठीक है, लेकिन डेपोनेंट का वर्ड लिखा जाता है। ये वेरिफिकेशन का उन्होंने फिर ठप्पा लगा दिया जो ऊपर भी वो लिख चुके हैं, ठीक है। तो ये एक जनरल था जो कि प्रैक्टिस में था, इसमें भी एक दो मिस्टेक्स थी। आप जब वकील बने तो आप लोगों ने ये मिस्टेक्स नहीं करनी। फिर मैं आपको एक सैम्पल और दिखाती हूँ जो मैंने अपनी असाइनमेंट की थी, 15-20 नंबर की असाइनमेंट थी। फिर भी उसमें हमने उसमें इतने लवाजमात ऐड किए ताकि नंबर भी मेरे इसमें बहुत अच्छे आए थे। आप लोग भी इसी तरह काम करें। जो मैं आपको ये लोग पहले दिखाई थी, हमें भी जनरल प्रोपोजिशन टीचर ने दी थी। आप लोग को ये नज़र आ रही है? Yes, ma'am. असाइनमेंट प्रोजेक्ट मूड केसेस एंड रोल प्लेइंग, ये वाली ना? जी जी मैम। ठीक है। अब ये हमारे टीचर ने भी जनरल कहा था कि मियाँ बीवी हैं, 2 बच्चे हैं, फैमिली केस बनाना है। उसमें आप रेज़ोल्यूशन करा लें, मेंटेनेंस करा लें, रिकवरी और ये 3 डाउरी आर्टिकल्स ना, इस पे प्लेंट लिखे, स्टोरी आप अपनी बना लेना, उन्होंने ये हमें कहा था। इसके जो है ग्रुप होगा, 2 बंदों ने मिलके प्लेंट लिखनी है, 2 ने रिटन स्टेटमेंट लिखनी है। लेकिन उन 2-2 के ग्रुप में भी लिखी एक-एक नहीं थी। क्योंकि हमने डिवाइड भी इसलिए भी क्या कहते हैं कि रिटन एक्सप्रेशन भी अच्छा था, दूसरा ये कि 2 बंदे प्लेंट लिखेंगे तो स्टोरी या वर्डिंग चेंज हो जाएगी तो एक कोहेरेंस नहीं रहती। तो फिर जिसने प्लेंट लिखी थी, फॉर एग्जांपल मैं और मेरी फ्रेंड रिदा थी, मैंने अगर रिटन प्लेंट लिख ली तो जो उस प्लेंट में मैंने लिखा था ना कि ये एविडेंस है हमारे पास, इज़ एनेक्स्ड एज़ एनेक्स्चर दिस एनेक्स्चर फलाना, वो जो है फिर मेरी फ्रेंड ने रिदा ने तैयार कर लिए थे। आप लोगों को एक चीज़ मैं बताना भूल गई हूँ कि वो मैं भी आपको बता देती हूँ कि जब आप पैराग्राफ लिख रहे हैं,
एक तो दैट से शुरू हो रहा है। जो डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पहले पहले पैराग्राफ पे लिखा फैमिली केस का कि इनका निकाह हुआ, ये डॉवर अमाउंट थी, इतनी पेड है, इतनी आउटस्टैंडिंग है। उसके साथ आप लिख देंगे आखिर में द कॉपी ऑफ निकाहनामा इज़ एनेक्स्ड एज़ एनेक्स्चर ए। मतलब शुरू से सीक्वेंस रखना है उसका भी, एनेक्स्चर ए, बी, सी। फिर अगर ज़ेड तक ख़त्म हो गया तो A1, A2, A3 या कोई भी ऐसा जो सीक्वेंस में पता चले आपको, ठीक है? और अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल निकाहनामा नहीं है, कोई इन्विटेशन या शादी का कार्ड है, वो लिख सकते हैं। हमने इसमें शादी का कार्ड ऐड किया था क्योंकि कोविड के दौरान ही हमने ये असाइनमेंट बनाई थी, तो हमारे पास सैंपल आ नहीं सकता था। जो चीज़ें आ सकती थी, वो हमने खुद बनाई थी। तो ये आप लोग देख लें कि जब रिटन असाइनमेंट मुझे मिली 15 मार्क्स की, तो हमने कैसे की। असाइनमेंट प्रोजेक्ट, ये हमारे सब्जेक्ट का नाम था मूड केसेस एंड रोल प्लेइंग प्लेन्ट ऑन बिहाफ ऑफ प्लेंटिफ नंबर 1, 2 एंड 3। ऑल्दो हम ग्रुप थे, लेकिन हमने चूँकि प्लेंट लिखी थी और हमारे जो डिफेंडेंट वाला ग्रुप थे जिन्होंने रिटन स्टेटमेंट लिखनी थी, उन्होंने अपना खुद जमा कराना था केस, तो हमने सिर्फ अपना नाम लिखा है यहाँ पे। Submitted to Madam Anila, submitted by Sadia and Rida, LLB 9, लॉ डिपार्टमेंट, बहरिया यूनिवर्सिटी। एक्नॉलेजमेंट मैं हमेशा ऐड करती हूँ। अब यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हमने बता दिए शुरू में ही ना कि असाइनमेंट का एक पैटर्न होता है सॉल्व करने का। ग्रुप मेंबर सादिया तनवीर रिदा नईम, ये डब्बा भी मैंने बनाया, कलर भी चेंज किए, पता चल रहा है कि इन्होंने प्लेंटिफ हैं, प्लेंट राइटिंग की है। जवेरिया साजिद और नूर फातिमा थी, डिफेंडेंट थी, उन्होंने रिटन स्टेटमेंट जो है वो उनकी राइटिंग उनका काम था। फिर हमने इसको एक सीक्वेंस से लगाया। सिविल सूट कैसे तैयार होती है वो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये सारी असाइनमेंट बनाई थी। ये मैं आपको आगे सिखाऊंगी, लेकिन अभी जो है आप प्लेंट पे आ जाएं। ये जो हमने लिखी थी, मैंने अपने घर वालों के नाम उठा के लिख दिए थे। ऑल्दो कोई इनकी मैंने मैरिज डिसॉल्व नहीं कराई थी, लेकिन मैंने कहा चलो इससे मुझे ज़्यादा याद रहेगा। तो यहाँ पे ये लिख दिया, जो भी प्लेंटिफ होगा, ताइका डॉटर ऑफ ये, वाइफ ऑफ दिस, रेजिडेंट ऑफ दिस, CNIC। CNIC लिख दें तो अच्छा है, जनरली नहीं लिखा जाता, लेकिन यहाँ पे हमने लिख दिया था। जो एक अगर कोई बच्चा है तो उसमें आप लिखेंगे माइनर स्लैश एज अबाउट इतने ईयर, सन ऑफ दिस, माइनर एज अबाउट 3 ईयर्स। और इसके बाद एक लाइन ऐड कर सकते हैं आप कि ऑल आर रेजिडेंट ऑफ सेम एड्रेस एज गिवन इन पॉइंट 1, क्योंकि बाकी दोनों माइनर्स हैं ना, वो अपनी माँ के साथ ही रहते हैं, तो उनका एड्रेस सेम होगा और वो रिप्रेजेंट भी अपनी अम्मी के थ्रू हो रहे हैं। यहाँ पे आप देखें ये प्लेंटिफ्स, ये मैंने यहाँ पे फिर ठीक लिखा था, 3 प्लेंटिफ थे तो प्लेंटिफ्स, एक डिफेंडेंट था, डिफेंडेंट, सन ऑफ दिस, CNIC दिस। यहाँ पे फिर एक बात थी कि जो प्रेजेंट एड्रेस है उनका ये है और परमानेंट एड्रेस रेजिडेंस का ये है, जो अबाई उनका गांव है। प्रेजेंट पे ताकि समन भेजे जाएं, अगर नहीं रिसीव होते, वो कहते हैं हमने तो घर छोड़ दिया था, तो उनके परमानेंट एड्रेस पे जो है वो समन रिसीव हो सके। फिर ये टाइटल आ गया, रिस्पेक्टफुली श्वेत आ गया, हर चीज़ जो है वो दैट से शुरू हो रही है। यहाँ पे बताने का मकसद ये देखें पॉइंट 1 के एंड पे, कॉपी ऑफ मैरिज इनविटेशन कार्ड इज एनेक्स्ड एज एन एक्सचर ए। तो उसको बाद हमने यहाँ पे नेक्स्चर लगाया भी था जब हमने ये पूरी ये केस की फाइल थी ना सारी। तो उसके बाद ये इनविटेशन कार्ड ये हमने खुद बनाया था इस असाइनमेंट के लिए, जो ऑनलाइन नहीं होते, कोई सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करके। मेरी फ्रेंड रिदा की ड्यूटी थी, मिल के कंटेंट्स मैंने चेक किए थे, लेकिन वो बनाई थी। हमारे पास निकाहनामा नहीं था, तो हमने मैरिज इनविटेशन कार्ड लगा लिया। फिर हमने आगे ये लिखा था कि बच्चे पैदा हुए, तब भी इसने कोई ख्याल नहीं रखा, तो हमने बर्थ सर्टिफिकेट्स बना लिए थे बीच में एडिट करके, इतना मतलब। अब यहाँ पे वो नाम स्पेलिंग थोड़े बहुत गलत है, लेकिन हमने ना थोड़ा सा मतलब अपनी इसको रियल देने के लिए कि असाइनमेंट हमने इतनी की है, हमने सब मतलब इतनी एफर्ट की थी, तब हमारे फुल मार्क्स भी आए थे। स्कूल हमने बच्चों का बनाया, स्कूल की फ़ीस रसीदें तो हमने एक जैसी बनाई, मंथ की भी, मंथ का भी डिफरेंस ना आए और पैसे भी। तो ये हमने खुद से सैंपल में जो है उसमें इनकलकेट किया। उसके बाद हमने बनाया था ये सारी फी थी, ये स्कूल का एडमिशन फॉर्म भी हमने जो है कॉपी करके फिर उसमें ये चीज़ें ऐड की थी कि हम पूरा जो हमें 15 नंबर की असाइनमेंट है, लेकिन हम अपनी एफर्ट इतनी पुट करें कि टीचर कहे कि हाँ इन्होंने मेहनत किया है। हमने ये एक असाइनमेंट इतनी अच्छी कर ली कि क्लास में उनको याद हो गया कि इन बच्चों ने इतनी मेहनत की थी कि दोबारा जो है आगे जो हमारे प्रोजेक्ट्स थे या फाइनल मार्क्स, उन्होंने कभी वहाँ पे हमारे मतलब उस तरह मार्क्स नहीं काटे। उनके माइंड में एक चीज़ बैठ गई थी कि ये काफ़ी मेहनत करने वाले बच्चे हैं। ये हमने मेट्रो की जो घर की ग्रॉसरी लिस्ट है उसको, क्योंकि हमने स्टोरी खुद से प्लेंट लिखनी थी, तो हमने लिखा कि हमने इनवॉइसेस ऐड की हैं और ये उनके जो है वो
इनवॉइसेस ऐड किए, ये लिस्ट है, ये उनका माहाना खर्चा है, इसकी बेसिस पे उनको मेंटेनेंस दें। फिर उनको हमने ये भी लिखा कि हस्बैंड ने मारा था, उनको पैनिक अटैक हुआ, रेफर टू साइकेट्रिस्ट। उसकी हमने प्रॉपर एक ये डिस्क्रिप्शन बना दी, बिल्कुल डॉक्टर की राइटिंग में ही। डेवो पे उन्होंने सफ़र किया, जब उन्होंने घर से निकाल दिया तो उसके हमने टिकट्स बना लिए। तो आप इस तरह अपना जो है ना काम जो है वो अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्टर्स ये जो जितना आपको बोल्ड नज़र आ रहा है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल पहला मैंने आपको दिखाया इनविटेशन कार्ड का, बाकी जो इधर है कॉपी ऑफ रेंट एग्रीमेंट ऑफ रेंटेड हाउस इज़ एनेक्स्ड एज़ एन एक्स्ट्रा भी, इस तरह आप लोग भी लिख सकते हैं और इसको बोल्ड कर दें। अगर आप टाइप कर रहे हैं, अगर आप हैंड रिटन लिख रहे हैं तो बाकी ये ब्लू बॉल पॉइंट से आपने लिखा तो कॉपी ऑफ रेंट एग्रीमेंट वाला आप ब्लैक पॉइंटर से लिख दें या ब्लू मार्कर से लिख दें, ताकि पता चल जाए आपने नेक्स्चर भी ऐड किए हैं। ठीक है, ये सारी वो चीज़ें जो हैं, कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ माइनर स्कूल रिसीव एंड ग्रॉसरी आइटम रिसीव्ड आर अटैच्ड एज एन एक्स्ट्रा CDE। यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था रिस्पेक्टिवली, जो मैंने नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, मैं अभी लिख लेती हूँ। रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब होगा कि बर्थ सर्टिफिकेट को नेक्स्टर C का आ गया है, स्कूल रिसीप्ट को D का आ गया है, ग्रॉसरी आइटम की रिसीव को E का आ गया है। तो इस तरह आपने लिखना है। ठीक है, आई होप कि मैंने आप लोगों को सबको बता दिया है कि किस तरह आप ये चीज़ें लिख सकते हैं। ये प्रेयर मैंने लिखी ABCDEF पॉइंट करके, प्लेंटिफ नंबर 1। और बाकी कभी कभी 2 वकील हो तो मतलब नाम लिखा जाता है ना, तो 2 भी आप नाम लिख सकते हैं। वेरिफिकेशन वही है, सर्टिफिकेट वही है। अब इसमें देख लें कि थोड़ी सी जगह मैंने छोड़ी है, प्लेंटिफ के नीचे इधर छोड़िए, इधर साइन कर लें, या ऊपर छोड़ दें, इधर साइन करवा लें। सर्टिफिकेट की इधर भी आप इधर सिग्नेचर करा सकते हैं, इधर एंड पे। ठीक है, तो ये जो चीज़ है आपने याद रखनी है कि जब आप ड्राफ्ट करें हो तो इतनी जगह छोड़ के फिर प्रिंट करें, क्योंकि अगर उसके बाद सिग्नेचर्स होंगे। तो ये ओवरऑल पैटर्न था प्लेंट का। बहुत इन डिटेल मैंने आप लोग को बता दिया है, पूरा 1 घंटा। ऑल्दो लास्ट टाइम मैंने इस पे 30-35 मिनट्स लगाए थे, लेकिन इस दफ़ा 1 आवर लगा दिया। आपको सैम्पल असाइनमेंट का भी दिखा दिया, ओरिजिनल सैम्पल भी दिखा दिया, और हैंड रिटन असाइनमेंट भी दिखा दिया। तो आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी आप लोगों को नहीं क्लियर तो आप मुझसे अभी पूछ लें कि कोई क्वेश्चन है तो मैं उसको आंसर कर देती हूँ। एनी क्वेश्चन? मैम। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा सा माइक। मैम अगर हम्म। जी जी, मैंने कहा मैम अगर जो माइनर्स वो हैं प्लेंट का हिस्सा है, तो क्या उनको अलग से प्लेंटिफ के उसमें मेंशन किया जाएगा या नहीं? मतलब जैसे अब एक वाइफ है, वो अपने बच्चों के लिए मेंटेनेंस लेना चाहती है, तो क्या उनको भी, बच्चों को भी उसमें प्लेंटिफ में शामिल किया जाएगा या नहीं? किया जाएगा प्लेंटिफ में, और जहाँ जहाँ स्टोरी में लिखा जाएगा ना, फैक्ट्स में आप लिखेंगे। ये देखिए पॉइंट नंबर 3 स्क्रीन नज़र आ रही है? जी मैम। ये थर्ड पॉइंट, दैट द प्लेंटिफ नंबर 2, 3 आर माइनर्स एंड फाइलिंग द इंस्टेंट सूट थ्रू रियल मदर स्लैश जो प्लेंटिफ नंबर 1 है, हु हैज़ नो एडवर्स इंटरेस्ट अगेंस्ट her। और जहाँ जहाँ फिर प्लेंटिफ नंबर 2 या 3 की बात आएगी, अगर फॉर एग्जांपल सेकंड बच्चे का नाम हुसैन है और थर्ड का हसन है, तो प्लेंटिफ नंबर 2 की बात, हुसैन की जहाँ जहाँ बात आएगी वहाँ पे लिखा जाएगा प्लेंटिफ नंबर 2, जहाँ जहाँ हसन की बात आएगी प्लेंटिफ नंबर 3। ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैम। अभी एक क्वेश्चन आया सबाहत में कि अभी जो आप लोगों ने प्लेंट बनानी है उसमें इस तरह का कोई एविडेंस अटैच करना है? नहीं, अभी आप लोगों ने ऐसा कोई सैंपल अटैच नहीं करना। ये आप लोग के असाइनमेंट्स के लिए मैं साथ साथ गाइड कर रही हूँ, क्योंकि बाद में गाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है, ताकि स्टूडेंट्स को ओवरऑल गाइड किया जाए जिससे वो अपनी स्टडीज को भी ठीक कर सके। अभी आप लोगों ने सिंपल से प्लेंट लिखनी है। ठीक है, तो कोई एक्स्ट्रा एविडेंस आप लोगों ने नहीं बनाना। कोई और क्वेश्चन? आप लोग मुझे सैंपल फौरन फौरन मांगते हैं और काम मुझे कोई भी टाइम पे नहीं देता, तो सैंपल एट द एंड आप लोग को, एट द एंड ऑफ इंटर्नशिप जो है वो दिए जाएंगे। जो ओरिजिनल सैंपल्स हैं वो भी कंसल्ट करके कि कौन कौन से दिए जा सकते हैं, क्योंकि कुछ ओरिजिनल केसेस हैं। कल को किसी को कोई कहता है कि आपने यहाँ पे शेयर कर दिए, वहाँ पे शेयर कर दिए, तो वो थोड़ा सा कुछ हमारे लिए जो है वो मसला हो सकता है।
तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं आप लोगों को एक कंपाइल्ड फाइल दे दूँ, वो किस तरह से होगी या क्या सिनेरियो होगा वो फिर मैं आपसे शेयर कर दूँगी, ठीक है? अभी नहीं दूँगी क्योंकि अभी आप लोगों ने असाइनमेंट्स नहीं जो है वो सबमिट की, 3rd वीक में आप लोगों ने सबमिट करनी है, उसके बाद एट द एंड में आप लोगों को एक-एक सैंपल सारा जो इवन की जो अपनी असाइनमेंट्स ही हैं, वो सारी आप उससे शेयर कर दूँगी ताकि आप उसमें से जो हेल्प ले लें और ट्राई करें कि उसमें से कुछ नया क्रिएट करें, एज़ इट इज़ कॉपी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे तो आप मेरा माइंड ही यूज़ कर रहे होंगे, अपना क्रिएटिव माइंड तो फिर आप नहीं यूज़ कर रहे होंगे। हाँ, फिर अगर आप वहाँ पे आपको कोई मेरी गाइडेंस या प्रूफ रीडिंग की ज़रूरत है, तो वहाँ पे मैं आप लोगों को गाइड कर सकती हूँ, ठीक है? कोई क्वेश्चन